Hello friends, my name is Dr. Priyanka and welcome to my channel. Today we will discuss about the DNA. DNA का जो स्ट्रक्चर था वो किसने डिस्कवर किया था, देन DNA का जो मॉडल था वो किसने दिया था, एंड देन उसके बाद जो अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड डिफरेंट टाइप्स के DNA एग्जिस्ट करते हैं लाइक A, B एंड Z DNA। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम डीएनए के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबको पता है डीएनए क्या होता है। डीएनए क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है जिसके अंदर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। और जब हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है तो वो पास होती है नेक्स्ट जनरेशन तक। तो ये इस पहले क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनता है रेप्लिकेशन के थ्रू, और फिर उसके बाद क्या होता है, एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू। ये दोनों जो प्रोसेसेस होती हैं वो न्यूक्लियस में होती हैं, जैसा कि फिगर में भी दिखाया हुआ है। बट उसके बाद जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो वो जो प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, और इस प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। यानी डीएनए से डीएनए बना, उसके बाद आरएनए बना, और आरएनए से फिर प्रोटीन बना। तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर होगी वही आगे जो है प्रोटीन में भी पास होगी और नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगी। तो नेक्स्ट है कि डीएनए क्या है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये पॉलीमर होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का। डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ज़्यादातर तो वैसे डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन कुछ वायरसेस में या कुछ प्लांट्स वायरसेस में ये सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है। और डीएनए की जगह पे उनमें आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि एक स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है उस तरह से। ये क्रोमोसोम्स में मिलता है या माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ये वो जेनेटिक मटेरियल है जो पास होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसीलिए इसको हेरिडिटरी मटेरियल भी बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जितने भी जो ट्रेड्स हैं, हाइट कैसी होगी, किस तरह का कलर होगा, किस तरह की आइज़ का कलर होगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन डीएनए में होता है पेरेंट्स के, और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन तक जाता है। तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। इसकी डिस्कवरी में क्या क्या इवेंट्स हुए थे? सबसे पहले डीएनए जो है वो एक एसिडिक सब्सटेंस है, न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और इसको सबसे पहले फ्रेडरिक माइस्टर जो थे 1868 में उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, और उन्होंने जो है इसका नाम न्यूक्लिन दिया था। फिर उसके बाद 1953 में वाटसन एंड क्रिक जो थे उन्होंने इसको बताया कि ये बहुत सिंपल होता है, और ये डबल हेलिकल मॉडल जो था वो इन्होंने ही दिया था। इन्होंने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी, और इन दोनों को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो इससे यही पता चला, जो मतलब और साइंटिस्ट थे वो रोज़लैंड फ्रैंकलिन थी एंड विल्कन्स थे। इन्होंने सबसे पहले वैसे इसको डिस्कवर कर लिया था वाटसन क्रिक से भी पहले। फिर एक एरविन चारगफ थे जिन्होंने चारगफ रूल दिया था। जो फ्रैंकलिन थी ना, उसने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड का यूज़ किया डीएनए के स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड हुआ था उन्होंने उससे जो है जो जितने भी सेवरल स्ट्रक्चर फीचर्स थे डीएनए के वो सजेस्ट किए कि ये हेलिकल होता है, इसमें मोर देन वन स्ट्रैंड होते हैं, और इसमें एक टर्न में जो है 10 बेस पेयर होते हैं। बट जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का क्रेडिट गया फिर वो वाटसन एंड क्रिक को गया था, लेकिन पहले किसने स्टार्ट किया था? ये फ्रैंकलिन ने। डीएनए स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो 4 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी। इसमें 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक तो होती है शुगर। शुगर कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोज होती है, जो कि एक पेंटोज शुगर है। पेंटोज का मतलब 5 कार्बन शुगर। बेसिस होते हैं इसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स के, आगे हम स्टडी करेंगे। और एक फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। तो इन तीनों के प्रेजेंस में जो है ये डीएनए बनता है। इन तीनों को ज्वाइन करके जो है
डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। अब न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ हो, जैसे फिगर में भी दिखा रखा है, नाइट्रोजनस बेस लगे हो और पेंटोज शुगर हो। अब बेसिस कितनी तरह के होते हैं हमारे यहाँ डीएनए में? प्यूरीन एंड पिरिमिडीन होते हैं। तो अब हम बेसिस की ही बात करते हैं। 2 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन्स। पिरिमिडीन्स जो होते हैं वो 6 मेंबर रिंग होती है और इनके अंदर आते हैं थायमिन एंड साइटोसिन। जो प्यूरीन्स होते हैं वो भी 6 मेंबर रिंग है, लेकिन ये मेंबर रिंग के साथ क्या करती है, फ्यूज़ कर जाते हैं। तो इनमें आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। तो यहाँ ऊपर आप फिगर में देख सकते हैं, ऊपर एक रिंग दी हुई है और नीचे जो है प्यूरीन्स में डबल रिंग दी हुई है। ये सारे नाइट्रोजन बेसिस के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं कि एडेनिन का स्ट्रक्चर कैसा है, ग्वानिन का कैसा है, साइटोसिन का क्या है। फिर बात आती है, अब हमें डीएनए के शुगर के बारे में तो पता चल गया था कि उसमें डीऑक्सी शुगर होता है, बट आरएनए के अंदर जो है वो राइबोज शुगर होता है। और एक और डिफरेंस होता है कि जो इसका 2 प्राइम एंड है डीएनए का, वहाँ पे एच की जगह एच लगा हुआ है, जबकि आरएनए में 2 प्राइम एंड पे नीचे जो है वो OH ग्रुप लगा हुआ है। तो इनके स्ट्रक्चर में एक डिफरेंस ये भी होता है। और एक बेस का भी डिफरेंस होता है कि जो आरएनए है उसके अंदर यूरासिल होता है थायमिन की जगह पे, जबकि डीएनए के अंदर यूरासिल नहीं होता, उसमें ATGC होते हैं। न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं? ये बनते हैं जब कंडेंसेशन होती है शुगर की, फॉस्फेट की और इनमें से किसी भी जो 4 बेसिस है हमारे ATGC, इनमें से कोई 1% होगा तब कंडेंसेशन होगी। तो कंडेंसेशन जब हो जाएगी तो हमारे पास क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। जैसा नीचे फिगर में भी दिखा रखा है, एक तरफ फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, उसके बाद जो है शुगर तो है ही, पेंटोज शुगर है ये, और उसके साथ में कोई एक बेस लगा होगा, चाहे A लगा हो, चाहे G लगा हो, या T या C। अब ये अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स को ही दिखाया हुआ है। आरएनए न्यूक्लियोटाइड में बस डिफरेंस इतना आ जाएगा कि वहाँ पे थायमिन की जगह पे यूरासिल आ जाएगा। ये आपस में जॉइंट कैसे होते हैं? जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में जॉइंट होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से, और उस बॉन्ड को हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि हर एक न्यूक्लियोटाइड, पहला न्यूक्लियोटाइड मान लो है, फिर दूसरे न्यूक्लियोटाइड से वो कंबाइंड होगा, तो वो किस बॉन्ड से होगा कंबाइंड? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। तभी जा करके तो पूरी डीएनए की चेन बनती है, क्योंकि ये आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो ये वो केमिकल बॉन्ड होता है जो कि शेयरिंग करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बिटवीन एटम्स। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनाते हैं। किस किस के बीच में बनाते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड का शुगर होगा और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप होगा, और उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब हमें ये पता चल गया कितने बेसिस होते हैं, ये शुगर होती है। अब अगर हम मेन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर 2 चेन्स होती हैं, एंटी पैरेलल प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब है कि एक चेन जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी चेन जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में जा रही है, इसीलिए इसको एंटी पैरेलल पोलैरिटी बोला गया है, जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें जो 2 बेसिस हैं दोनों स्ट्रैंड के अंदर, वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं? वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जैसे एडेनिन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ में, लेकिन कितने? 2। और जबकि जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ बनाता है और उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो कई बार एंट्रेंस में क्वेश्चन ये आता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट इनमें से कौन होगा? तो 3 बॉन्ड वाला स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, यानी GC। और AT में तो क्योंकि 2 ही बॉन्ड हैं इसलिए वो वीकर होगा, ये जो है स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम चारगफ रूल के ऑब्जर्वेशन को देखें
तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसमें जो रेशो होती है एडेनिन थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन की, वो कांस्टेंट रहती है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? ये केमिकल बॉन्ड होता है जो कि हाइड्रोजन एटम्स एंड जो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उनमें जो हाइड्रोजन होता है और दूसरा जो होता है उस मतलब कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड, इनसे मिलकर के बना होता है ये। तो मतलब जितने भी बेसिस होंगे ना वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे। अब नीचे फिगर देखो, जैसे कि जो ग्वानिन और साइटोसिन जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो उनके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, तब वो कंबाइन किए हैं। और इसी तरह से जो एडेनिन और थाइमिन है उनके अंदर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। अब आता है चारगैफ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या बताया था? चारगैफ जो हैं उन्होंने आइसोलेशन किया, प्यूरिफिकेशन किया न्यूक्लिक एसिड का फ्रॉम द लिविंग सेल। और ये पहले से ही पता था कि डीएनए के अंदर 4 बेसिस होते हैं AGCT, बट उनकी कंपोजिशन क्या होती है वो नहीं पता थी और वो हर एक स्पीसीज़ में अलग भी होती है। तो उन्होंने हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये बताया कि डिफरेंट स्पीसीज़ में जो बेस कंपोजिशन होती है वो अलग होती है और ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उन्होंने बताया कि एडेनिन जो होता है बेस वो इक्वल होता है थाइमिन के और ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के, यानी प्यूरिन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं पिरिमिडिन के। मान लो ह्यूमन बेस अभी हम एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसे A+D इक्वल होगा T+C के। मान लो हमारे पास 31% जो है वो एडेनिन दिया हुआ है, ये भी एंट्रेंस में पूछ लेते हैं, तो क्या परसेंटेज होगी ग्वानिन की? अब देखो एडेनिन 31% है, यानी तो एडेनिन के इक्वल क्या था? थाइमिन, यानी थाइमिन भी 31 होगा। तो दोनों को ऐड कर दिया और हमारे पास फॉर्मूला पता ही है A+G, ये वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया? 62 आया। हमने निकालनी है ग्वानिन की परसेंटेज, तो 62 100% होता है हमारे पास, उसमें से 62 माइनस कर दिया, कितना आया? 38। तो क्योंकि अब वो भी तो उसके इक्वल होगा ना, ग्वानिन साइटोसिन के इक्वल होगा, तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया इसलिए, तो 19% ग्वानिन होगा और 19% साइटोसिन होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये कई बार आ जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, CSIR नेट वगैरह में, तो इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। अब ये तो उन्होंने बता ही दिया कि प्यूरिन इक्वल होता है पिरिमिडिन के, यानी एडेनिन इक्वल होता है थाइमिन के और ग्वानिन इक्वल होता है साइटोसिन के। पर क्या ये सभी स्पीसीज़ के अंदर सेम होता है? तो उन्होंने ये बताया कि जो कंपोजिशन होती है ना डीएनए की वो वेरी करती है, हर एक स्पीसीज़ में अलग अलग होती है। अगर हम ह्यूमन में देखें तो एडेनिन यहाँ 31% है, ग्वानिन 18 है, देन साइटोसिन भी 18 है, देन थाइमिन भी 31 है। जबकि काऊ के अंदर जो एडेनिन है वो 27 हो गया। इसी तरह से ग्वानिन जो था वो 22 हो गया। फिर साल्मन में भी अलग परसेंट है। तो हर एक स्पीसीज़ के अंदर जो कंपोजिशन होगी बेसिस की परसेंटेज होगी वो अलग अलग होगी। तो इस डेटा से ये इंटरप्रेट हुआ कि जो परसेंटेज होती है एडेनिन की वो इक्वल होती है परसेंटेज ऑफ थाइमिन के एंड परसेंटेज जो साइटोसिन की होती है वो इक्वल होती है ग्वानिन के। तो इस ऑब्जर्वेशन को ही क्या बोला गया? चारगफ रूल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि चारगफ रूल क्या है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि चारगफ रूल एक तो हमें ये बताता है कि जो कंपोजिशन है बेसिस की वो वेरी करेगी स्पीसीज़ टू स्पीसीज़, और साथ में जो है कि जो एडेनिन होगा वो इक्वल होगा थाइमिन के एंड जो ग्वानिन होगा वो साइटोसिन के। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन हमें पता चलती हैं। अब आती है स्ट्रक्चर की बात। जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो कॉइल्ड होते हैं राइट हैंडेड फैशन में, यानी क्लॉकवाइज, और जो इनकी पिच होती है वो 3.4 नैनोमीटर की होती है और हर एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं और जो इन का डिस्टेंस होता है बेस पेयर्स का वो 0.34 नैनोमीटर होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही जो पूरा हेलिकल स्ट्रक्चर है वो टिका रहता है, वो उसी की वजह से इसको स्टेबिलिटी मिलती है। जी ये देखो, ये फिगर उसमें दिखाया हुआ है, यहाँ पे सेकंड वाले फिगर में देखो
3.4 नैनोमीटर दिखाया हुआ है, फिर 0.34 नैनोमीटर दिखाया हुआ है। पहले वाले जो फिगर है उसमें शुगर और फॉस्फेट बैकबोन दिखाए हुए हैं। कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है कि एडेनिन थाइमिन से करेगा, ग्वानिन साइटोसिन से करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हैं। अब इस पे भी आता है क्वेश्चन कि मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव्स। तो ग्रूव होते हैं, ग्रूव का मतलब होता है कि थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाना सरफेस में। तो ग्रूव जो है एक मेजर ग्रूव भी होता है और माइनर ग्रूव भी होते हैं। अब आते हैं कि अलग अलग टाइप्स के डीएनए। हमने तो हमेशा डीएनए को पढ़ा है, लेकिन क्या उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं? उसके टाइप्स भी होते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर प्रेजेंट होता है वो बी टाइप डीएनए प्रेजेंट होता है। 3 मेजर फॉर्म होती हैं डीएनए की, ए बी जेड। तो जो सबसे कॉमन है वो है बी। ये अल्फा हेलिक्स होता है, यानी राइट हैंडेड होता है और क्लॉकवाइज होता है, स्पाइरल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इसमें बेस पेयरिंग होती है, मतलब एडेनिन थाइमिन के साथ में करेगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ में करेगा पेयरिंग। 10 बेस पेयर होते हैं पर टर्न में इसमें, और 36 डिग्री सेल्सियस पे वो हर एक जो बेस है वो ट्विस्टेड हो जाता है। बेस पेयर में जो डिस्टेंस रहता है आपस में वो 0.34 नैनोमीटर का रहता है, और अगर हम कंप्लीट रोटेशन देखें तो वो 3.4 नैनोमीटर की होती है। उसके बाद बीडीएनए जो होता है ना, उसमें माइनर ग्रूव नैरो होता है, शैलो होता है, जबकि मेजर ग्रूव वाइड एंड डीप होता है। ये भी क्वेश्चन आता है किसमें जो है नैरो डीप होता है, किसमें शैलो नैरो एंड शैलो होता है, तो ये भी पूछ सकते हैं एंट्रेंसेस में। ये स्ट्रक्चर तब एग्जिस्ट करता है जब प्लेंटी ऑफ वाटर जो है वो सराउंड करता है मॉलिक्यूल्स को, और कोई अनयूजुअल जो बेस सीक्वेंसेस हैं वो ना हो। बीडीएनए जो स्ट्रक्चर है वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है और सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडीएनए। एडीएनए जो होता है राइट हैंडेड होता है, ये वाइडर एंड फ्लैटर होता है बीडीएनए से। इसके अंदर 11 बेस पेयर होते हैं एक टर्न में, जबकि उसमें 10 थे। और इसमें जो बेसिस हैं वो एक्सिस से फिटेड अवे होते हैं। इनमें जो ग्रूव होता है ना, मेजर ग्रूव, वो नैरो और डीप होता है, जबकि माइनर ग्रूव जो होता है वो ब्रॉड एंड शैलो होता है। एंड ये तब ऑब्जर्व किए जाते हैं जब लेस वाटर प्रेजेंट होता है, यानी डिहाइड्रेटिंग जहाँ पे कंडीशंस होंगी वहाँ पे एडीएनए होगा। और एडीएनए जो है वो ऑब्जर्व किया गया है 2 कॉन्टेक्स्ट में, एक्टिव साइट ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जब उनमें स्पोरुलेशन हो रहा होता है। फिर हमारा आता है जेड डीएनए। अब ये भी पूछते हैं इनमें राइट हैंडेड कौन सा है, लेफ्ट हैंडेड कौन सा है। तो जो जेड डीएनए होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है, और ये उन कंडीशंस में होता है जहाँ पे हाई क्या होती है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है। इसके अंदर जो शुगर फॉस्फेट है वो जिगजैग फॉर्म में है, और जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा जेड डीएनए, जिगजैग फॉर्म। इसके अंदर बेस पेयर कितने होंगे, 12। तो मतलब बी में 10 थे, ए में 11 थे और जेड में 12 हैं। और इसके अंदर जो माइनर ग्रूव होता है वो डीप होता है, मेजर ग्रूव जो है वो डिस्पेंसिबल होता है, और जेड डीएनए का मेन रोल जो होता है वो होता है जीन ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेशन में। फिर कई बार का जो होता है ना, इनका डिफरेंस भी आ जाता है एग्ज़ाम में। तो इनके डिफरेंस क्या है, वैसे ये तीनों एंटी पैरेलल होते हैं। हेलिक्स की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ जेड को छोड़ करके बाकी दोनों राइट हैंडेड होते हैं, जेड लेफ्ट हैंडेड होता है। अगर ओवरऑल शेप की बात करूँ तो बी डीएनए जो है वो लॉन्ग एंड नैरो है, ए डीएनए जो है वो शॉर्ट एंड वाइड है, एंड जेड जो है वो एलोंगेटेड एंड नैरो है। बेस पेयर हम पहले बता चुके हैं कि बी के अंदर 10 होते हैं, ए के अंदर 11 एंड जेड के अंदर 12। पर टर्न डिस्टेंस जो है वो कितना होता है, बी के अंदर 0.34 नैनोमीटर होता है, ए में 0.23 एंड 0.38 जो है वो जेड में होता है। पिच पर टर्न ऑफ हेलिक्स कितना होता है, 3.4 होता है बी में, 2.82 होता है ए में, एंड 4.56 होता है जेड में। इसी तरह हेलिकल डायमीटर 2 होता है बी में, 2.3 होता है ए में, एंड 1.8 होता है जेड के अंदर। इसी तरह से इनके मेजर और माइनर ग्रुप की भी बात की गई है।
मेजर जो ग्रूव होता है वो वाइड एंड डीप होता है बी में, और माइनर जो होता है वो नैरो एंड शैलो होता है। ए में होता है नैरो एंड डीप एंड माइनर होता है ब्रॉड एंड शैलो। और जेड में कोई मतलब इसके अंदर ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, जबकि जो माइनर ग्रूव होता है वो नैरो डीप होता है। तो ये भी पूछते हैं कि मेजर और माइनर ग्रूव किस में कैसा है, कौन सा लेफ्ट हैंडेड है, कौन सा राइट हैंडेड है, और जो कौन सा है मतलब कौन सी कंडीशन में रहता है। हाई वाटर कंडीशन में रहता है बी, लेस वाटर में रहता है ए, और जेड जो है वो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन वाले जगह पे होता है। तो इस तरह से ये तीनों का डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।